Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. First of all, good afternoon to all of you. So, कल हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसमें हमने जान लिया था कि शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं। उसके बाद मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स पर। पॉपुलर मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स या मैथ्स। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे गणित शिक्षण की प्रचलित विधियां। सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि हमने ये विधियां कैसे डिसाइड की, हमने कैसे जाना कि ये विधियां गणित शिक्षण के लिए उपयोगी हैं, हम किस बेस पे किस आधार पे ये तय करते हैं कि हमें कौन सी विधियां अपनानी है, और फिर जानेंगे हमारे पास कितनी प्रचलित विधियां हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, गणित शिक्षण पूरी की पूरी पेडागोजी जो मैथ्स पेडागोजी है, ये है ही गणित शिक्षण पे बेस्ड। मतलब कि पेडागोजी में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते ही यही बात है कि गणित शिक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो आपका टीचिंग मैथमेटिक्स समझ में आया, शाब्दिक अर्थ में हम बात कर रहे हैं। फिर आया प्रचलित यानी कि पॉपुलर। इसका मतलब है कि है तो हमारे पास कई सारी विधियां, लेकिन हम उसमें सिर्फ प्रचलित की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रचलित। अब बात करते हैं विधियां, ये मेथड्स, ये होता क्या है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को संपन्न करने के लिए एक पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर तरीका अपनाते हैं, हम उसे मेथड कह देते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं मेथड। यानी कि अगर आपको कुछ, देखिए, अगर आपको चाय बनानी है तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है कि पहले आप गैस जलाकर उसके ऊपर पानी चढ़ाएंगे, उसमें चाय पत्ती उबालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे और शक्कर डालेंगे। ऐसे ही बनती है ना चाय। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप पहले शक्कर और पत्ती डाल के उबाल दें, उबाल तो आएगा ही नहीं खैर उसमें, फिर उसमें दूध डालें, फिर उसमें पानी डालें, कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर वो चाय की जगह कुछ और बनेगा, वो मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर तरीके को अपनाते हैं तो वो विधि कहलाती है। तो चाय बनाने की एक पर्टिकुलर विधि है, तरीका है। आई होप आप सभी को चाय बनानी आती है। अगर किसी को नहीं आती है तो दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, शायद गाड़ी चलानी आती हो तुम्हें, तो गाड़ी चलाते हैं जब हम, तभी भी उसके एक पर्टिकुलर वे है, उसको गाड़ी चलाने का एक पर्टिकुलर तरीका है। आप गाड़ी में बैठते हैं, चाबी लगाते हैं, उसके बाद आप क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं और फिर धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाते हैं। ऐसे ही होता है। ऐसा तो नहीं करते गाड़ी में बैठते सीधा एक्सेलरेटर दबा दी और गाड़ी भगा दी। गाड़ी भागेगी क्या, हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। एक एग्जाम्पल और समझ में आया। मतलब बेसिकली किसी पर्टिकुलर वे, जब हम एक काम को एक ही तरीके से, या यूं कह लीजिए किसी पर्टिकुलर वे से करते हैं, किसी पर्टिकुलर तरीके से करते हैं, तब हम उसे मेथड कह देते हैं। अब आप एक चीज बताइए, हमने गणित शिक्षण में ये मेथड किस बेस पे डेराइव की है, हम किस आधार पे ये चीज लेकर चलते हैं कि गणित शिक्षण में हमें ये मेथड्स यूज करने हैं, ये विधियां यूज करनी है। एक्चुअली क्या है ना, शिक्षण या टीचिंग वो 3 कारकों पर डिपेंड करती है पूरे तरीके से। वो 3 कारक कौन से हैं? वो 3 कारक हैं, आप ये बना भी लेंगे। आपके वो 3 कारक हैं। सबसे पहले तो है आपका पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। आपका शिक्षण किस पे बेस्ड है? अगर आपके पास एक करिकुलम ही नहीं होगा तो आप पढ़ाओगे क्या? फिर है शिक्षक। भाई पाठ्यक्रम तो आपको मिल गया, लेकिन आपके पास पढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं, फिर क्या करोगे? फिर इसीलिए आपको शिक्षक की भी जरूरत है। और आपके पास पाठ्यक्रम भी है, आपके पास शिक्षक भी है, लेकिन आपके पास विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, फिर आप क्या करोगे? तो विद्यार्थी। ये तीनों, इन तीनों के बिना शिक्षण अधूरा है। इन तीनों के बिना शिक्षण अधूरा है। तो यही तीनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी विधि, कौन सा मेथड अपनाना है। जैसे अगर आपके पाठ्यक्रम में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है,
तब ये शिक्षक क्या करेगा, ये एक नहीं तो दूसरे तरीके से समझाएगा। ये कोशिश करेगा कि आप लोगों को विजुअलाइज और अच्छे से करवाए, कोई पीपीटी बनाए या फिर किसी तरीके का कोई आपको मूवी दिखा दी जाए, कुछ ऐसा। लेकिन वो जो तरीका होगा वो और भी चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला तो वो विद्यार्थी पे डिपेंड करेगा कि ये बच्चा कैसा है। कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, कुछ बच्चे खेल कूद में तेज होते हैं, कुछ बच्चे दोनों चीजों में तेज होते हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे पास जो विद्यार्थी बैठा है उसको किस तरीके से समझ में आता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि इसे तैयार करना है। शिक्षण किसे देना है, इसे देना है। और फिर वही बात आएगी, शिक्षक पाठ्यक्रम चलो समझा देगा, हो सकता है इसे समझ में आ भी जाए, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन शिक्षक वो शायद कुछ और क्रिएटिव करना चाहता हो। आप लोग शिक्षक बनेंगे, आप लोगों को शायद जब आपने खुद कोई वो टॉपिक पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, तब आपको ऐसा लगा होगा कि यार इसे मैं और अच्छे तरीके से समझा सकता था। और जब आप अब शिक्षक बन गए हैं, जब आपको मौका मिल गया है, तब आप और क्रिएटिव तरीके से समझाएंगे। तो तरीका क्या है, वो मेथड है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है ना। और इसी वजह से इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी विधियां। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि हमारे पास कौन सी विधियां हैं। प्रचलित विधियों की बात हो रही है, तो हम ऐसा नहीं है और भी बहुत सारी विधियां नहीं है और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम मेनली 6 विधियों पर बात करेंगे। और पहली विधि है इंडक्टिव, दूसरी है डिडक्टिव, यानी कि आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, तीसरी हमारी विधि हो जाएगी एनालिसिस मेथड, यानी कि विश्लेषण विधि। चौथी हो जाएगी सिंथेसिस मेथड, यानी कि संश्लेषण विधि, या यूं कहिए मनोवैज्ञानिक विधि। पांचवी है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान विधि। और छठी है हमारी एक्सप्लोरेटरी या डिस्कवरी मेथड, यानी कि आपका अनुसंधान विधि। ठीक है, इन 6 विधियों पर हम बात करेंगे, जिसमें से 3 हम आज की क्लास में कवर करेंगे और 3 हम कल की क्लास के लिए छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती का दबाव पड़े। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप आधी वीडियो करके देखें। मैं चाहती हूँ जितना आप रिटेन कर पाए, जितना आपको एक बारी में समझ आ पाए, जितना आप याद रख पाए, सिर्फ उतना ही हम क्लास में करें। ठीक है, जबरदस्ती पढ़ाना और वो रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है फिर। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को रटना पड़े। तो हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे और कल हम बात करेंगे इसके ऊपर। और ये वाला टॉपिक खत्म होते ही, यानी कि परसों की क्लास में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वैन हील का डायग्राम। जो वैन हील ने जो डायग्राम आपको दिया है कि ज्योमेट्री में, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रॉपर डायग्राम दिया है, उस पर बात करेंगे और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, इंडक्टिव डिडक्टिव। ये आप पहले कर चुके हैं, मुझे अच्छे से याद है, मैं करवा चुकी हूँ। इंडक्टिव डिडक्टिव करवा चुकी हूँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा चुकी हूँ। लेकिन तब मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन आज हम इसमें डायरेक्ट बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि ये किस तरीके की विधि है, फिर इसमें पहले तो जानेंगे तरीका क्या है, इसमें क्या कैसे होता है, फिर इसमें इसके स्टेजेस भी जान लेंगे थोड़े से, फिर इसमें जानेंगे इसके लाभ और दोष, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये कौन से कंसेप्ट के लिए यूज किया जाता है। मैं समझाऊंगी आपको विद एग्जांपल्स कि कौन से सब्जेक्ट्स मैथ्स में ऐसे होते हैं, कौन से कंसेप्ट्स ऐसे मैथ्स में होते हैं जिनमें हम ये वाली विधियों को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपने सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड बेसिकली क्या होता है? इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें हम आपको पहले उदाहरण देते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, सामान्य की ओर, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं। जब आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे तो उसमें आपसे फिर कंक्लूड करवाया जाएगा कि देखिए इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वैसा ही होगा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये आप लिखते जाएंगे। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, यानी कि कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और तीसरा इसमें आप ये भी कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन। ठीक है, इसमें इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपसे एक कंसेप्ट बताया प्राइम नंबर्स का, और मैंने उसमें आपसे कहा, सिंपल आपको इसके एग्जाम्पल दे दिए कि 3, 5, 7, 11 इनके मुझे फैक्टर्स बताइए। आपने कहा 3 का फैक्टर 3 और 1 है, 5 का फैक्टर 5 और 1 है, 7 का फैक्टर 7 और 1 है, और 11 का फैक्टर 11 और 1 है। ठीक है, ये चीज आपने बताई, तो मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे दिए और फिर आपसे एक जनरल कंसेप्ट बनवा दिया कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स है जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद है या 1 है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका ये वाला कंसेप्ट डेवलप हो गया। ठीक है, इसके बाद वही कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त और अमूर्त का कंसेप्ट कैसे होता है कि जो आपका कंसेप्ट ऑलरेडी है, जो आपको दिख रहा है अपने सामने, उसके बाद अब बाकी नंबर्स, जैसे कि अब अगर मैं आपसे कोई ऐसा नंबर दे दूं जिसके बारे में मैं आपसे कहूं क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? अब अगर मैं आपसे कहूं 73 क्या ये प्राइम नंबर है, तो ये अमूर्तता, एक तरीके से अमूर्तता आ गई ना कि आप बड़े नंबर्स पे भी फोकस कर रहे हैं जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ज्ञात से अज्ञात, वही बात कि आपको पता है फैक्टर्स क्या है, आपको पता है फैक्टर्स क्या है, तो उस पे बेस्ड आप एक अज्ञात चीज को जान रहे हैं कि अब आप एक प्राइम नंबर्स के कंसेप्ट को, अभाज्य संख्या के कंसेप्ट को जान चुके हैं। तो यही है आपका इंडक्टिव मेथड कि जब आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए जाए और फिर आपसे एक जर्नल कंसेप्ट की बात की जाए। अब इसके चरण क्या होते हैं, इसके स्टेप्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बताऊंगी। मेन जो इंपॉर्टेंट है लिखना वो आप ये लिखेंगे, और आप साथ में उदाहरण लिख सकते हैं जो मैंने आपको दिया, अभी एग्जाम्पल जो दिया आप उस बारे में भी जान सकते हैं। इसके आपके स्टेप्स जान लीजिए। स्टेप्स क्या होंगे, पहले तो आप एग्जाम्पल देंगे, यानी कि उदाहरण देंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने, अभी मैंने आपसे क्या कहा, एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने आपसे कहा कि आप उस उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। अवलोकन यानी कि उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें समझिए, उनका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कंक्लूजन्स या ऑब्जर्व करिए। एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व कीजिए
उनके कंक्लूजन्स निकालिए, अवलोकन कीजिए उदाहरणों का, फिर आप उसके ऊपर एक कंसेप्ट बनाइए, मतलब अपनी संकल्पना का निर्माण कीजिए, संकल्पना का निर्माण कीजिए। ठीक है, और यही है आपका, उसके बाद आपका सिद्धांत बन जाएगा। आप अपने प्रिंसिपल का निर्माण कीजिए, कंस्ट्रक्ट द प्रिंसिपल। सो यही आपके स्टेप्स है, सिंपल है इसमें। और इसकी अगर हम बात करें लाभ और दोष की, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें एडवांटेज क्या है कि देखो, इसमें बच्चे को हमारे करिकुलम के बारे में, एक्चुअली जो हमारे करिकुलम का बेसिक मोटो है, जो हमारा बेसिक उद्देश्य है, वो क्या है कि बच्चे को करके सिखाना। तो यहाँ पे वही है कि हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं और बच्चा अपने कंसेप्ट खुद बिल्ड करता है, खुद से समझता है। तो हो गया ना ये हमारा मेन मोटो अचीव, कि बच्चा खुद से समझ रहा है, मूर्त से अमूर्तता की ओर जा रहा है, बच्चे का कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, खुद से बिल्ड हो रहा है। और तो और ज्ञान से, ये थोड़ा साइंटिफिक तरीका है बच्चे को समझाने का, लॉजिकल तरीका है एक तरीके से, कि बच्चा अपने आप करके सीख रहा है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है, जिस वजह से हो सकता है कि आपका सिलेबस टाइम पे पूरा ना हो। तो ये भी एक रीजन आ गया। तो इसी वजह से हमने ये कह दिया कि इंडक्टिव मेथड ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स के लिए अच्छा है, जैसे कि ज्योमेट्री में आप छोटे छोटे कंसेप्ट्स अगर आपको बच्चे को समझाने हैं तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि आप हर मेथड में इसी को यूज करेंगे, हर टॉपिक में इसी का यूज करेंगे। इसमें जैसे ज्योमेट्री के कंसेप्ट है, रेखा गणित, सिंपल चीजों को आप समझाइए बच्चे को, कि जैसे कि मैं इसमें कहूं कि आपको ट्रायंगल, आपने 10 तरीके के बच्चे को ट्रायंगल दे दिए और आपसे कहा उसके हर कोण का योग बताओ, हर कोण का योग बताओ। बच्चा जितने भी ट्रायंगल देखेगा उसका कोण 180 ही आएगा, आएगा कि नहीं, 180 आएगा। तो स्पेसिफिक से आप जनरल की ओर चले गए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के हर कोण का योग 180 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। या पेरीमीटर और एरिया हो गया रेक्टेंगल का, एरिया क्षेत्रफल और परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप, बिल्कुल इससे बच्चा सीख सकता है। आप बच्चे को बताइए कैसे निकालना है, परिमाप क्या है, साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, वो करेगा एल बी, तो एल प्लस बी प्लस बी, तो 2l प्लस 2b, फिर 2 को कॉमन ले लेगा तो l प्लस बी। हो गया ये अमूर्त से अमूर्त की ओर, हो गया ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। यही हमारा मेथड है, इंडक्टिव मेथड। अब हम बात करेंगे डिडक्टिव मेथड की। हमने थोड़ा बहुत समझा हुआ है, इसलिए आप लोगों को आई होप इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये हमने पहले टॉपिक कर लिया था। नेक्स्ट लिख लीजिए डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड, जो निगमन विधि है वो एक्चुअली इंडक्टिव के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। जो आपकी निगमन विधि है वो इंडक्टिव के ऑपोजिट है। यानी कि अब हम यहां पे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। मतलब पहले टीचर आपको क्लास में एक फॉर्मूला बता देगा, फिर आप उसको आगे उदाहरणों से वेरीफाई करेंगे। सो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ेंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की ओर, कंक्रीट। और यहां पे भी वही अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि नोन की, अननोन से नोन की साइड पे बढ़ेंगे। इतना लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले तो आप इसके चरण देख लीजिए, स्टेप्स देख लीजिए। इसमें पहले टीचर आपको कंसेप्ट देगा, संकल्पनाओं का ज्ञान देगा, संकल्पना का
ज्ञान। जब आपको ये मिल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको उदाहरणों से उस संकल्पना को प्रूफ करवाया जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण मिलेंगे, उदाहरणों के बाद उदाहरणों को आप वही उदाहरणों का अवलोकन करेंगे, अवलोकन करेंगे यानी कि इस उदाहरण को आप इस संकल्पना में डालकर चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कंक्लूड करेंगे और फाइनली अपने सिद्धांत का निर्माण करेंगे। अगर ये सही है और आपके पास एक भी एक्सेप्शंस नहीं मिल रही है, ठीक है, मैक्सिमम जगहों पे ये चीजें फिट हो रही हैं आपका कंसेप्ट, तो वो हो जाएगा आपका अवलोकन और वो आपकी संकल्पना का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आपका सिद्धांत आपका बिल्कुल अटेस्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल इस पे आप एक मोहर लगा सकते हैं कि हाँ आपका ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। अब इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं? इसमें आपके टॉपिक्स आ जाते हैं ज्योमेट्री के ही कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया या परिमाप, परिधि, है ना। अब आपको 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूला को अगर मैं डेराइव करने को कह दूं तो शायद आप लोग अभी भी नहीं कर पाएंगे। तो एक 3rd 4th क्लास के बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये चीज डेराइव कर लेगा? वो कभी भी बिल्कुल भी नहीं इस वाले सर्कल का परिमाप या क्षेत्रफल नाप पाएगा, कभी भी नहीं नाप पाएगा, है ना। तो यही वजह है कि ये इन ऐसे टॉपिक्स में हम डिडक्टिव मेथड का, निगमन विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हम ये जान लेते हैं कि हम बच्चे को पहले कंसेप्ट दे देते हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि अब आप सारे सर्कल्स, जितने भी आपको सर्कल दिखे, उन सबका एरिया या परिमाप निकाल लीजिए, देखिए क्या वो निकल पा रहा है। निकल जाएगा तो हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और ऐसे ही होता है ना। अब इसके लाभ और दोष क्या है? पहली बात तो ये कि ये वाली जो विधि है, मैंने कहा ये आपका जो आगमन विधि है उससे बिल्कुल उल्टी है, इंडक्टिव मेथड से बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चा खुद करके नहीं सीख पाता, तो ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है, रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी कि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, टाइम कम लगता है। ये तो आपके हो गए डिसएडवांटेजेस, यानी कि डिसएडवांटेजेस यानी कि दोष। तो दोष है आपका कि रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है, अनसाइंटिफिक मेथड है, एक तरीके से आपने बच्चे को बता दिया और बच्चे ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आप भी इस वाले फॉर्मूला को डेराइव करके कभी कभार नहीं दिखा सकते। तो फिर वही बात आ गई कि ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, कि इसे आप ये कह लीजिए कि इसमें बच्चे को समझ डेवलप खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। और इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी कि लाभ क्या है? एडवांटेजेस, इसमें तो आपका टाइम बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें बच्चा खुद से टेस्ट जरूर करता है कि हर फॉर्मूले को जो आपको बता दिया उसमें उसका रीजनिंग वाला कंसेप्ट, तर्कड़ा उसकी मजबूत होती है। टाइम बच गया और उसकी तर्कड़ा मजबूत हुई। तर्कड़ा का क्या मतलब है? रीजनिंग। वो किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो रट नहीं रहा, वो फिर भी किसी तरीके से अवलोकन कर रहा है। अगर उसके कुछ एक्सेप्शंस है तो वो आपके पास आएगा। तो ये तर्कड़ा है वो उसकी मजबूत होती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। अब आ जाते हैं हम एनालिसिस मेथड पे। इसमें आप सिर्फ ज्योमेट्री का एक ही उदाहरण नहीं लिखेंगे, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री का सर्कल पे हमने बात की, इसमें आप अपने अलजेब्रा के जितने भी आपके फॉर्मूला है, बीज गणित के जितने भी आपके x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, इन सब के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि ये सब भी आएंगे इसके अंदर, कि आप इसमें आपको पहले बता दिया जाएगा, फिर आप इन्हें अगर चेक करेंगे तो आपके आंसर्स बन जाएंगे, है ना। तो ये आपके डिडक्टिव मेथड के है।
अब बात करते हैं अपने तीसरी और आखिरी विधि पर, आज की आखिरी विधि पर, वो है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण विधि। ये सब चीजें जान लीजिए। विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड यानी कि विश्लेषण विधि। इसमें क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का क्या मतलब होता है? जब आप किसी भी चीज को खुद से देखते हैं, उसको पूरी तरीके से, उसको आप ये कह लीजिए कि आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं, तब आप उसे एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि एनालिसिस में ये बेसिकली अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये एक प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि यानी कि एंशिएंट मेथड। अब इसे एंशिएंट मेथड क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इंसान कुछ नहीं जानता था तब वो सिर्फ एक काम करता था, वो सिर्फ देखता था, ऑब्जर्व करता था, एनालिसिस करता था। उसने देखा जानवर को मारेगा और अगर उसको आग में फेंक देगा तो वो उसका जो मांस का टुकड़ा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, आसान होगा हमें चबाने में, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एनालिसिस हुआ कि उससे जो एक बार गलती हुई उसने देखा उसका रिजल्ट क्या निकला। तो इस हिसाब से जो हम इंसान और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही तो करता है पूरा टाइम, ऐसे ही करता है ना। तो ये प्राचीन तरीका है यानी कि एंशिएंट मेथड, ठीक है। उसके बाद इसमें तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान यानी कि लॉजिकल, इसमें लॉजिकल है जो मेन चीज है, लॉजिक थिंकिंग है इसमें, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि जब इंसान ने मांस के टुकड़े को आग में फेंका और फिर उसे निकाल के खाया तो उसे बहुत टेस्टी लगा, लेकिन फिर उसने ये भी देखा कि कुछ टाइम अगर उसको ज्यादा देर पड़े रहने दिया तो वो जल के खाक हो गया, फिर वो कड़वा हो गया। ये एनालिसिस उसने तब किया। अब आज की लाइफ में भी करते हैं, इनफैक्ट छोटे बच्चे भी तो करते हैं। छोटा बच्चा जो बिल्कुल टॉडलर होता है, जो गुठलियां चलता है, वो क्या करता है, वो हर चीज जो उसको जमीन पर पड़ी मिलती है उसको मुंह में डाल लेता है। करता है ना ऐसा बच्चा? वो क्यों करता है? वो एनालिसिस ही तो कर रहा होता है। अगर उसको कोई चीज टेस्टी लगी, जो उसको उसका टेस्ट आ गया, तो उसको कंटिन्यू रखेगा, चाहे टेस्ट आए चाहे ना आए। लेकिन अगर वो खट्टी, कड़वी या कुछ ऐसे मिर्ची वाली निकली तो उसे एकदम फेंक देगा और रोने लग जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसे पकड़ाओगे भी ना, वो चीज फिर भी मुंह में नहीं लेगा। क्या है ये? लॉजिकल है। और ये तर्कना हो रही है यहाँ पे, उस बच्चे को पता नहीं है लेकिन फिर भी तर्कना हो रही है। आप थोड़े और बड़े हो जाते हो, जिस चीज में आप कोई प्रैंक कर रहे हो, या चलो आप ऐसे देख लीजिए कि आप नॉर्मल गेट बंद कर रहे हो और आपका हाथ आ जाए उसके अंदर, अगर एक बार आपकी उंगली आ गई ना दरवाजे में, बेटा दोबारा ना जिंदगी भर याद रखोगे, दरवाजा बंद करते हुए पूरी सावधानी बरतोगे। तो क्या है वो? एनालिसिस मेथड ही तो है कि आपने एनालिसिस किया, आपने लॉजिकल थिंकिंग दी कि हाँ मुझे इससे परेशानी हो रही है, मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है। ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स में आपने एक प्रॉब्लम के ऊपर एक तरीका लगा के देखा, आपको नहीं समझ में आया वो, या आप यूं कह लीजिए उससे आपके क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं निकला, तो आप दूसरा तरीका लगाओगे, तीसरा लगाओगे। लेकिन जब वैसे ही आपको दोबारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो आप सीधा तीसरे तरीके को लगाओगे। पहला और दूसरा तरीका जो आप रिजेक्ट कर चुके हो, जो आप अपने एनालिसिस में रिजेक्ट कर चुके हो, आप दोबारा नहीं लगाओगे। तो यही है इसमें, यही तर्कना है, ठीक है, तर्कना प्रधान है। इसमें इस वाले प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम एक तरीके के पूरे टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं, सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक पूरे के पूरे आपकी किसी भी ना किसी विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं और फिर उसे धीरे धीरे समझते हैं। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, या आपके एग्जाम्पल में भी आ जाएगा कि किस में आप यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है,
ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हैं, पहले आप ये समझते हैं कि राइट एंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। फिर आप इसके आप कॉस थीटा वगैरह की वैल्यूज को समझते हैं। कर दिया छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर आप इनके फॉर्मूलाज को समझते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उन्हें एंड में आपस में जोड़ देंगे और हम उसे ट्रिग्नोमेट्री कह देंगे। बीजगणित में क्या करते हो आप, एलजेब्रा में क्या करते हो, आप पहले स्क्वायर के फॉर्मूले सीखते हो सारे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले आप ये वाले सारे फॉर्मूले सीखते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाते हैं फिर आप क्यूब पे चले जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके की आपकी यही हो गया कि आप हर टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके चरणों पर बात कर लेते हैं। मतलब इसमें हम इसके चरण क्या क्या है। पहली बात तो ये भी क्या बात करता है, ये फिर वही बात करता है, ये बात करता है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर बात करता है ये। यानी कि वही बात है कि आपको नहीं पता उसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उस पर एनालिसिस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे और आपको वो चीजें ज्ञात होती जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके चरण देख लेते हैं। चरण होता है, पहले तो इसमें आप समस्या प्रेजेंट करते हैं, आप प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं, या प्रॉब्लम, प्रेजेंट द प्रॉब्लम। पहले तो आपके सामने एक समस्या आएगी, समस्या का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर आप उसमें समस्या की अनुभूति करेंगे, यानी कि समस्या की अनुभूति। इसमें क्या करेंगे, आपने समस्या को देखा, अब आप समस्या को समझेंगे। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें देखेंगे वो किस मैथ से जोड़े, तो किस वाले टॉपिक की समस्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास क्वेश्चन तो आपके पास अलजेब्रा का है, आप उसमें फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये क्या कहेंगे फिर वही वाली बात, गधे के सर पे सींग नहीं होते। ठीक है ना, तो आपको ये अनुभूति भी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसमें अलग अलग तरीकों से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर अलजेब्रा की प्रॉब्लम है तो आपके पास जितने फॉर्मूले हैं आप उसमें देखोगे कि आप उसका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, और आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो उसके बाद आप करेंगे समस्या का समाधान। समस्या का समाधान या समस्या का विश्लेषण, आप सारे प्रॉब्लम लगाओगे और उसमें विश्लेषण करोगे। समस्या का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। एनालिसिस कैसे करोगे, जो जो आपको पता है वो सब उसमें लगा के चेक करोगे। सॉल्व हो गया तो आपका विश्लेषण कंप्लीट हुआ, आपका आंसर आ गया। नहीं हुआ तो फिर वही अज्ञात से ज्ञात की ओर फिर से बढ़िए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि इसमें आपके स्टेप्स क्या है। अब स्टेप्स जान लिए हमने, अब हम बात किस बारे में करेंगे कि इसके आपके इसमें क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है। तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें तर्कना कहीं नहीं हो पाती है, इसमें तर्कना इतनी ज्यादा लॉजिकल नहीं हो पाती है। मतलब इसमें बच्चे का जो आपके पास पहले से बच्चे को पता है बस वही लगा लगा के देखता जाएगा, उसमें खुद से वो कुछ नया कर नहीं पाएगा। ठीक है, और दूसरा ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है कि आप एक मेथड नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये वैज्ञानिक जरूर है, वैज्ञानिक जरूर है, छात्रों की कल्पना को बढ़ावा देता है। तर्कना भी दो तरीके की है। देखो, एक है कि बच्चे को जितना पता है सिर्फ वो उसी के ऊपर काम कर रहा है, वो खुद करके नहीं सीख रहा, तो वो वाली तर्कना नहीं। लेकिन दूसरे तरीके की तर्कना मतलब कि उसे ये पता है कि हाँ ये जो आप अज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं, इसमें वो ये जरूर देख पा रहा है कि ये वाला मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही है इसमें कि हाँ इसमें विश्लेषण की आपकी बहुत ज्यादा अच्छे से पावर बढ़ जाती है बच्चे की, बच्चे के दिमाग की एक प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसमें मेथड्स कौन, ये मतलब किस किस टॉपिक्स में यूज हो पाता है, तो वो है कि जब आप किसी थ्योरम
जब आप किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तब ये यूजुअली यूज होता है। थ्योरम जैसे कि आप खुद बताइए, मैं आपसे कहूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको ये प्रूफ करना है। आप ये प्रूफ कैसे करोगे? क्या करोगे? पहले आपको जो साइन के बारे में पता है वो लिख दोगे, फिर आपको कॉस के बारे में जो पता है वो लिख दोगे, वन एज इट इज है तो वन को एज इट इज लिख दोगे, फिर कोशिश करोगे किसी ना किसी तरह से प्रूफ कर पाओ। तो वो क्या है? ये विश्लेषण ही तो है कि आपके सामने पहले समस्या आई, फिर आपने इसमें देखा कि आपको इसमें क्या क्या आपको पता है, आप इसे समझने की कोशिश करोगे, इसको किस तरीके से लेके जाओ, और बाद में आप इसमें विश्लेषण करोगे, यानी कि जो जो आपको पता है वो चीजें आप इसमें डाल देंगे, एनालिसिस करेंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एक तो इसमें थ्योरम आ जाती है, दूसरा इसमें आप कोई रचना का कार्य करते हैं, जब आप इसमें से खुद से कुछ निकालते हैं, यानी कि ये तो चलो एक तरीका हुआ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 tan थीटा प्लस या ऐसे 6 cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो अब आपको RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ करना होता है कि आपको ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल प्रूफ करनी होती है। तब आप इसमें कभी कभी आप कॉस के फॉर्मूले लगाते हैं, कभी आप साइन के फॉर्मूले लगाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह इसको लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है, कई तरीकों से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो एक वो तरीका हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें एक वो वाली बात होगी कि आप नई नई रचनाएं भी कर सकते हैं इसमें कभी कभार, कि इसमें एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से, कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो शायद आप ही ने ढूंढे हो, आप ही ने डिस्कवर किए हो, तो वो चीज आ गई इसके अंदर। और लास्ट इसमें है कि वही कि अगर कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, कोई नया क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, तो आप उसमें क्या करेंगे? उसमें आप एनालिसिस मेथड ही तो यूज करेंगे। आपके सामने पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ गया मैथ्स का, तो आप क्या करते हैं? आप उसमें एनालिसिस मेथड यूज करते हैं, विश्लेषण विधि यूज करते हैं। वही बात कि अगर आपको समझा दिया कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आपके पास जितना दिमाग होगा, जितना आपको फॉर्मूले इसके याद होंगे, आप सारे उसमें झोंक दोगे। तो वही है विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। आया समझ में? तो आज के हमारे तीनों विधियां, तीनों मेथड्स हमने समझ लिए, इंडक्टिव, डिडक्टिव और एनालिसिस। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, वो ये है कि आप इन तीनों मेथड्स का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल निकाल के कमेंट करेंगे या टेलीग्राम चैनल में आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, सो अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक अगर आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों तक भी पहुंच पाए और औरों की भी हेल्प हो पाए। आपके और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्हें ये सारे टॉपिक समझने होंगे, सो प्लीज आप लोग इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।